मैंने यूरेनियम को निकालने का फैसला कर लिया था। इसी में मेरी आफियत थी और मैं अपनी खाल बचा सकता था। मुझे इस बात का ख्याल था कि जिस गोदाम में यूरेनियम बॉक्स पड़ा है वहाँ बहरिया का एक गार्ड पहरा देता है। इसका मतलब ये था कि या तो मैं उसे हलाक करके गोदाम में दाखिल हूँ या उसकी नजरें बचाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करूँ। गार्ड को हलाक कर देना मेरे लिए आसान था, लेकिन इस सूरत में वही मुश्किल सामने आ जाती थी कि यूरेनियम कन्याकुमारी में ही गायब किया गया है, जहाँ मैं भी मौजूद था। ये बात मुझ पर असरअंदाज हो सकती थी। मुझे गार्ड की आंख बचाकर माल गोदाम में घुसना होगा। उसके लिए माल गोदाम की अकबी दीवार का जायजा लेना जरूरी था। चुनाचे मैं झोंपड़ी से निकला और जंगल में मशरिक की तरफ चल पड़ा। एक लंबा चक्कर काटकर मैं गोदाम के अकबी दरख्तों में आकर एक झाड़ी के पीछे यूं बैठ गया जैसे जंगल में चहलकदमी करते करते थक गया हूँ और जरा सस्ताने को बैठा हूँ। मैंने देखा कि गोदाम की अकबी दीवार में ऊपर की तरफ से एक मुस्ततील रोशनदान था जिस पर जालीदार चौखटा लगा था। कमंद के जरिए अगर मैं अंदर दाखिल होता तो मुझे ये जाली काटना होती, जो खतरनाक काम था। गोदाम की दीवार में और कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मेरे करीब ही जमीन पर कुछ नारियल गिरे हुए थे। मैंने 2 नारियल उठाए और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में आकर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। सूरज गुरूब होने लगा था और नारियल के दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। अभी तक मैं किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच सका था। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ एक रात थी। एक रात के अंदर अंदर मुझे अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करना था। मेरे पास कोई कमंद नहीं थी और बंद रोशनदान पर कमंद डालना कोई आसान काम नहीं था, खास तौर पर जब दूसरी तरफ बहरिया का चाको चौबंद स्टेन गन बरदार सिपाही पहरा दे रहा हो। एकदम से मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने फौरन उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। इन हालात में इससे बेहतर तरकीब मैं नहीं सोच सकता था। ये बात मेरे इल्म में थी कि रात के 9 बजे गार्ड की ड्यूटी बदल जाती है और दूसरा सिपाही पहरे पर आ जाता है जो सुबह 4 बजे तक पहरा देता है। मुझे अपना एक्शन प्लान रात के 10 बजे शुरू करना था। मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारी सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी एक पुरानी लुंगी को लंबे रुख पर फाड़ कर उसकी पगड़ी बनाई। इस पगड़ी को मुझे रात के अंधेरे में झोंपड़ी से निकलते वक्त अपने सर पर इस तरह बांधना था कि मेरे चेहरे पर सिवाय आंखों के और कोई शय नजर न आए। ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के लिए था। इसके अलावा मैंने प्लास्टिक का एक बड़ा थैला सुकेड़ कर अपनी धोती में उड़स लिया। मुझे चाकू छुरी की जरूरत नहीं थी। रात हो गई। मेरी रिस्ट वॉच अब मेरे पास मौजूद थी। जब रात के 11:15 बज गए तो मैंने फाड़ी हुई लुंगी को सर पर बांधा और अंधेरे में झोंपड़ी से निकल पड़ा। अपनी स्कीम के मुताबिक मैं जंगल में बाएं तरफ से होता हुआ गोदाम के अकब में आ गया। ये सारा इलाका दिन की रोशनी में मेरा देखा भाला था। मैं एक एक नशीब फराज से वाकिफ था। मैं फूंक फूंक कर एक तजुर्बाकार कमांडो की तरह कदम उठाता हुआ गोदाम के करीब ऐसी जगह पर आ गया जहां से मुझे अंधेरे में पहरा देते हुए गार्ड का हयूला साफ दिखाई दे रहा था। मैं बैठ गया और गार्ड पर अपनी नजरें जमा दी। गार्ड नाटे कद का था और बेजारी से गोदाम के बंद दरवाजे के आगे टहल रहा था। फिर वो एक पत्थर पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट या बीड़ी निकाल कर लाइटर से सुलगाई। एक शोला सा चमका। गार्ड का चेहरा एक सेकंड के लिए नजर आया और फिर अंधेरा छा गया। इस धीमी सी रोशनी से मुझे पता चल गया था कि गार्ड किस रुख पर बैठा हुआ है। उसी हिसाब से मैंने जमीन पर लेट कर पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें किसी खूंखार चीते की तरह अपने टारगेट पर थीं। मैं सांप की तरह रेंग रहा था। शबनम की वजह से घास गीली हो रही थी और मेरे चलने की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। आगे खुली जगह आ गई। मैं बेधड़क आगे नहीं बढ़ सकता था। वहां से मुझे देखा भी जा सकता था। इतनी दूर से मैं अपने शिकार पर छलांग भी नहीं लगा सकता था। इतने में गार्ड अपनी जगह से उठा। मैं तेजी से एक झाड़ी के पीछे हो गया। मैंने अपना सांस रोक लिया। गार्ड सिगरेट पीते हुए टहल रहा था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था। गोली चलने से जेटी की तरफ से दूसरा पहरेदार भी भाग कर वहां आ सकता था। मैंने जमीन को हाथ से टटोला। वहां कोई पत्थर या छोटा कंकर मुझे न मिला। मैं अपनी जगह पर साकित लेटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। नजरें गार्ड पर जमी थी। वो टहलते टहलते रुक गया। थोड़ा सा खांसा और फिर पत्थर पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। ये मेरे लिए शायद आखिरी मौका था। मैंने अपना रुख बदल लिया और गीली घास पर रेंगता हुआ दूसरी जानिब उसके अकब में आ गया। ये काम कोई आसान नहीं था। मेरी बरसों की महारत और तजुर्बा काम आ रहा था। मुझे मालूम था कि जमीन पर अंधेरे में बगैर आवाज पैदा किए कैसे रेंगा जाता है। मैं जहाँ हाथ या पाँव रखता था एक सेकंड के लिए वहाँ जम जाता और हल्की सी जुम्बिश भी ना करता। उसके बाद फिर आगे बढ़ता। अब मैं रुक गया। मैं मुंह से इस तरह सांस ले रहा था कि मेरा मुंह खुला था और सांस बगैर आवाज के मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता जारी था। ऐसे मौकों पर नाक से सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि इस तरह से आवाज पैदा होती है। मैं दिल ही दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सिपाही अपनी जगह से उठकर फिर न टहलना शुरू कर दे, क्योंकि मैं उसके अकब में बमुश्किल कोई 15 मिनट के फासले पर जंगली घास में एक मगरमच्छ की तरह उस पर निगाहें जमाए लेटा था। पहरेदार ने सिगरेट जमीन पर फेंका और उसे पांव से मसलने लगा।
अब उसके किसी वक्त भी उठने का इम्कान था। मैं उसे मोहलत नहीं दे सकता था। अपने बेहिस जिस्म को मगरमच्छ की तरह बिल्कुल सीध में रखे मैं अपने दोनों पंजों से जमीन पकड़े इंतहाई अय्यारी से आगे बढ़ा। जब मैंने देख लिया कि अब फासला मुनासिब है तो अपने दोनों घुटनों को समेटकर पेट के साथ लगाया। फिर वही हुआ जिसका मुझे गहरा तजुर्बा था। मैं एक बिजली की तरह पहरेदार की पुश्त पर इस तरह गिरा कि मैंने उसे अपने साथ ही आगे जमीन पर गिरा लिया। वो हड़बड़ा कर मेरी गिरफ्त में तड़पा, लेकिन मेरा घुटना उसके हाथ पर था जो स्टेन गन की तरफ जा सकता था और उसकी गर्दन मेरे दोनों हाथों की फौलादी गिरफ्त में थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी गर्दन को दोनों जानिब शहरक की तरफ इतना दबाया कि वो बेहोश हो गया। मैंने अपने सर पर बंधी हुई लुंगी में से एक लंबे रुख का एक टुकड़ा काटा, उसके दो हिस्से किए, एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूसा और दूसरे से उसके बाजू उसकी पुश्त से बांध दिए। फिर मैंने उसकी स्टेन गन उठाई और लपक कर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। गोदाम के दरवाजे पर विलायती ताला लगा दिया गया था। मैंने कुंडे के अंदर से स्टेन गन की नाल डालकर अपनी तरफ खींचा। कुंडा उखड़ गया। मैंने एक नजर पहरेदार पर डाली। वो अंधेरे में जमीन पर मुंह के बल बेहोश पड़ा था। मैं आहिस्ता से गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं थी। मैं वहां रोशनी करना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले मैंने गोदाम में इधर उधर लकड़ी के बक्सों और सामान की ढेरियों को टटोलते हुए रस्सी का एक टुकड़ा तलाश किया। मैंने उसी रस्सी से बेहोश पहरेदार के दोनों पांव भी जकड़ दिए ताकि अगर उसे होश आ जाए तो वो वहां से भाग न सके। अब मैंने अंदर आकर गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे कोने वाले नारियल के ढेर की तरफ गया। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे बताया था कि यूरेनियम बॉक्स नारियल के ढेर के नीचे छुपा कर रखा है। ये नारियल छाल वाले थे, इसलिए वो ज्यादा लुढ़क नहीं सकते थे। मैंने थोड़े से नारियल हटाए तो नीचे से एक बक्स निकल आया। ये एक मुरब्बा फुट का लोहे का बक्स था, उसे भी ताला लगा हुआ था। इस मकसद के लिए मैं लोहे की एक बारीक सलाई अपने साथ लाया था। मुझे मुख्तलिफ तालों को सलाई की मदद से खोलने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त अपनी पूरी महारत और तजुर्बे को बरूए कार लाने की जरूरत थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सिलाई ताले के सुराख में डालकर आंखें बंद कर लीं। मेरी सिलाई एक खास जाविये से ताले के अंदर के लीवर को तलाश कर रही थी। लीवर मेरी सिलाई की जद में आ गया। अब मैंने गरारी को पीछे हटाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। ये छोटा मगर इंतहाई मजबूत विलायती ताला था और इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था, लेकिन मैं भी हथियार नहीं डाल सकता था। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। गोदाम में वैसे भी हब्स था। मेरे जज्बात में भी हैजान बरपा था, मगर मेरी उंगलियां सिलाई को बड़े सुकून के साथ ताले के लीवर को एक तरफ दबाने की कोशिश में लगी थी। सिलाई बार बार लीवर की गरारी से फिसल जाती। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मुमकिन है कोई दूसरा पहरेदार वहां किसी वजह से आ जाए। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और खटाक की हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और ताले को कुंडी में से निकाल कर नीचे रखा। बॉक्स को खोला और झुक कर देखा। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक की एक थैली पड़ी थी जिसका मुंह सिलाई से बंद कर दिया गया था। इस थैली के अंदर सिवाय यूरेनियम के और क्या हो सकता था। मैंने थैली निकाली। लोहे की सिलाई से उसके मुंह को लंबा कट देकर फाड़ा। उंगली अंदर डालकर महसूस किया कि यूरेनियम भुरभुरी धात की शक्ल में थैली में भरा हुआ था। मैं उसी तरह थैली को लेकर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा। रात खामोश थी। अब मैं अंधेरे में चीजों को धुंधला धुंधला देख सकता था। बेहोश पहरेदार उसी तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, शायद मर चुका था। मैं दरवाजे से निकला और गोदाम के पीछे ढलान में उतरकर एक जगह बैठ गया। यहाँ मैंने पत्थरों और नरम मिट्टी को हटाकर जमीन में छोटा सा गड्ढा बनाया। फिर थैली में से सारे का सारा यूरेनियम गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर छोटे पत्थर जमाए और ऊपर दोबारा मिट्टी की तह जमाकर उसके ऊपर घास फूस डाल दी। उसके बाद उसे अच्छी तरह पांव से दबाया। फिर मैंने थैली में तकरीबन उतनी ही मिकदार में मिट्टी भरी और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ वापस गोदाम में आ गया। मिट्टी से भरी हुई थैली यूरेनियम बॉक्स में रखी। सर पर बंधे हुए कपड़े के पल्लू से बॉक्स साफ किया और ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया। फिर बॉक्स को उठाकर नारियल के ढेर के नीचे उसकी पहली वाली जगह पर छुपा दिया और ऊपर से इसी तरह नारियल जमा दिए। मेरा एक अहम काम खत्म हो गया था। अब मैं गोदाम में रखी हुई चीजों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने अपनी धोती में उड़सा हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाल लिया था। इस गोदाम में लकड़ी के बड़े बड़े क्रेटों के अलावा खाने पीने की टिन फूड के ढेर भी लगे थे। मैंने एक बक्स के ऊपर कुछ टिन और बिस्किटों के पैकेट उठाकर प्लास्टिक के थैले में भरे और चेहरे को वैसे ही छुपाकर स्टेन गन लिए गोदाम के दरवाजे पर आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक वहां गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। कोई दूसरा पहरेदार वहां नहीं पहुंचा था। यही दूसरा पहरेदार था जिसने रात 10 बजे ड्यूटी संभाली थी। मैंने गोदाम से निकलकर दरवाजे को बंद करके धोती के पल्लू से हाथ के निशान साफ किए। अगरचे उसकी जरूरत नहीं थी, ताहम मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैं दबे पांव झुक कर चलता हुआ बेहोश पहरेदार के पास आकर बैठ गया।
स्टेन गन उसके पास जमीन पर रख दी और झुककर उसे देखा। उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, प्लास्टिक का थैला कांधे पर डाला और तकरीबन भागकर अकबी दरख्तों में आ गया। यहाँ घास काफी ऊंची थी और मेरे घुटनों तक आती थी। दरख्तों के साए में होने की वजह से ये घास शबनम से महफूज थी और उस पर मेरे कदमों के निशान नहीं पड़ सकते थे। मैं दरख्तों में काफी दूर निकल गया। मैं खाड़ी के साहिल की तरफ जा रहा था। मशरिक में खाड़ी का समंदर जंगल में काफी आगे आ गया था, जहाँ उसने एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं थैला कांधे पर डाले खाड़ी की झील किनारे आकर बैठ गया। मैंने इधर उधर से छोटे पत्थर और गीली मिट्टी उठाकर थैले में भर दी। उसके मुंह को बंद करके गांठ लगाई और समंदर के पानी में थैला डाल दिया। थैले ने एक डुबकी लगाई और अंधेरे में मेरी नजरों से गायब हो गया। थैला टिन फूड और बिस्किट के डिब्बों के साथ पानी की तह में चला गया था। मेरा ये मिशन अब मुकम्मल हुआ था। मैंने झील के पानी से हाथ धोए और बैठे बैठे गर्दन घुमाकर अंधेरे में गौर से देखा। यहाँ से नारियल के दरख्तों के नीचे से होकर एक रास्ता मेरी झोंपड़ी के अकब में जा निकलता था। ये रास्ता अंधेरे में सुनसान था। कोई शय हरकत करती नजर नहीं आ रही थी। किसी परिंदे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उठा और उन दरख्तों की तरफ से चल पड़ा। झोंपड़ी में दाखिल होते ही मैंने बांस का दरवाजा बंद कर दिया और बोरिए पर धम से गिर पड़ा। अब मेरा सांस फूलने लगा और यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं कई मील भागता हुआ चला रहा हूँ। मैंने गड्ढे से पानी निकाल कर पिया और सर पर बंधी हुई लुंगी का टुकड़ा उतार कर अपने बोरिए के नीचे फैला दिया। झोंपड़ी में गर्मी और हब्स था और मच्छर भिन भिनाते फिर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे क्वार्टर नुमा मकान में चले जाना चाहिए। वहाँ बिजली का पंखा था। मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाजे को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पोंछता जा रहा था कि अगर इत्तेफाक से कोई आ गया तो उसे ये कह सकूं कि झोंपड़ी में गर्मी थी, इसलिए क्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ आराम कर सकूं। लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। क्वार्टर का दरवाजा हमेशा खुला रखा जाता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। मैं दूसरे कमरे में आ गया जहाँ मसहरी थी। छत का पंखा चलाया तो ठंडी हवा ने मेरे गर्म आसाब को बड़ा सुकून दिया। मैं मसहरी में घुसकर आरामदेह बिस्तर पर लेटा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे आग बरसाते रेगिस्तान से निकलकर किसी ठंडी छांव वाले नखलिस्तान में आ गया हूँ। दोनों दरवाजों की कुंडियां मैंने चढ़ा दी थी। अब सिवाय सुकून की नींद लेने के मुझे और कोई काम नहीं था। मैंने अपने दिमाग से तमाम वसवसों और ख्यालात को झटक दिया और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में खो चुका था। मेरी आंख खुली तो कमरे के इकलौते रोशनदान में से दिन की सफेद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। बाहर से दरख्तों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। खाड़ी की तरफ से किसी स्टीमर के विसल की आवाज बार बार बुलंद हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर वाले कमरे में आया और वक्त देखा। दिन के 10 बज रहे थे। वहां मुझे खाड़ी में लंगर अंदाज आबदोज नजर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा हो सकता है कि आबदोज खाड़ी से निकल गई हो। गोदाम की जानिब से मुझे कुछ आदमियों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आई। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक जीप की आवाज आई। ये आवाज भी दूर जाकर गायब हो गई। यकीनन गोदाम में चोरी का पता चल चुका था। मैं यही तासुर देना चाहता था कि रात को एक चोर आया जिसने पहरेदार को बेहोश किया, गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर से कुछ खाने पीने की चीजें चुरा कर भाग गया। इस किस्म की चोरियां इस इलाके में अक्सर होती रहती हैं। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, थोड़ी सी चाय बनाई, कल की डबल रोटी सेक कर खाई और दूसरे कपड़े यानी खद्दर का कुर्ता और धोती बदल ली। ये कपड़े मुझे इंस्पेक्टर नाथन दे गया था, क्योंकि अब मुझे मजदूर के हुलिये में खाड़ी के मजदूरों में जाकर काम करने से उसने मना कर दिया था। मैं बरामदे में आकर टूटे हुए स्टूल पर बैठने लगा तो ख्याल आया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। फौरन वापस कमरे में चला गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खाड़ी की एक जानिब होकर बोसीदा कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें बाहर दरख्तों में से क्वार्टर की तरफ आते जाते रास्ते पर लगी हुई थी। इंस्पेक्टर नाथन गोदाम में चोरी हो जाने की खबर लेकर किसी भी वक्त आ सकता था। फिर ख्याल आया कि उसने जब यूरेनियम बॉक्स को महफूज पाया होगा तो इस मामूली चोरी को कोई अहमियत नहीं दी होगी। मुमकिन है उस वक्त वो उस तैयारे की आखिरी चेकिंग कर रहा हो जिसमें यूरेनियम छुपा कर अहमदाबाद ले जाना था। मैं आबदोस की रवानगी के बारे में फिक्रमंद था। आबदोस को उस वक्त तक वहां से निकल जाना चाहिए था ताकि 48 घंटों के बाद जब वो कयामत खेज धमाके से फटे तो पौंडीचेरी की बंदरगाह पर हो और तबाही का इल्जाम पौंडीचेरी की सिक्योरिटी के सर पर आए। दिन के 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। मैं किचन में खड़ा फ्रिज में से मछली निकाल कर उसे तलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक जेटी की तरफ से तैयारे के इंजनों के चलने की आवाज आई। मैंने पानी का नलका बंद कर दिया और कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। ये एयरफोर्स के उस तैयारे के इंजनों की आवाज थी जो यूरेनियम बॉक्स ले जाने के लिए रनवे पर कई रोज से मौजूद हमारी तरफ से ऑल क्लियर के सिग्नल का इंतजार कर रहा था।
इंस्पेक्टर नाथन रात को मुझे बता गया था कि आज दिन के 11 बजे तक पूरी चेकिंग के बाद तैयारे में यूरेनियम बॉक्स रखकर अहमदाबाद रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर तक इंजनों की आवाज आती रही, फिर ये आवाज जैसे दूर होने लगी। तैयारा रनवे की पट्टी पर परवाज करने के लिए दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की, मगर दरख्तों की वजह से आसमान का मुख्तसर सा हिस्सा नजर आ रहा था। फिर ऐसी आवाज आई जैसे तैयारा रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा हो। उसके चंद लम्हों बाद ही आसमान पर तैयारे की आवाज गूंज उठी। तैयारा फजा में बुलंद हो गया था। मेरे कान उस आवाज पर ही लगे थे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। फिर ये आवाज फजा में तहलील हो गई। यूरेनियम बॉक्स में भरी हुई मिट्टी अहमदाबाद की तरफ परवाज कर गई थी। इसका इंकिशाफ भाभा एटमी सेंटर में दूसरे रोज होने वाला था। इस तकरीबकारी का इल्जाम मुझ पर नहीं आ सकता था, क्योंकि यूरेनियम बॉक्स जिस हालत में रूस से आया था बज़ाहिर उसी हालत में कन्याकुमारी से अहमदाबाद भिजवा दिया गया था और तैयारे में कोई धमाका भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि मैंने अपनी ड्यूटी बअहसन तरीके से पूरी कर दी थी। यूरेनियम की जगह थैले में मिट्टी की मौजूदगी में हमारा कोई कसूर नहीं था। ये रूस में मौजूद अमरीकी एजेंटों की कारस्तानी भी हो सकती थी, जिनका रूस में दायरा कार बेहद वसी था और जो भारत में रूस के असर नफूज और बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाने की फिक्र में रहते थे। मैं फ्राई पैन में मछली तलने की तैयारी कर रहा था कि मैंने किचन की खिड़की में से इंस्पेक्टर नाथन को क्वार्टर की तरफ आते देखा। वो अपनी वर्दी में था और तेज तेज कदमों से चलता आ रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। वो दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, यूरेनियम बॉक्स चला गया ना? इंस्पेक्टर नाथन ने जेब से रुमाल निकाल कर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछ कर कहा, उसी को तो रवाना करके तुम्हारे पास आया हूँ। 1 घंटे तक हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने तैयारे की चेकिंग की, लेकिन रात एक अजीब वाकया हो गया। मैंने अनजान बनते पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर नाथन बोला, रात गोदाम में चोरी हो गई। सुबह 6 बजे हमारा गार्ड अपनी ड्यूटी पर गोदाम आया तो वहाँ रात की ड्यूटी वाला गार्ड अंगिया बेहोश पड़ा था। मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, यूरेनियम बॉक्स तो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सांस छोड़कर बोला, भगवान हमारे साथ है कैप्टन। चोर गोदाम से टिन फूड और बिस्किट वगैरह चोरी करने आया था। यहाँ इस किस्म की चोरियां होती रहती हैं। मुझे इत्तला मिली तो मैं बौखला गया था। गोदाम में आते ही सबसे पहले नारियलों के ढेर की तरफ दौड़ा। थैंक गॉड यूरेनियम बॉक्स वहीं मौजूद था। चोर कुछ टिन फूड के डिब्बे और बिस्किटों के पैकेट चुरा कर ले गया था। फिर वो नाक सुकेड़ कर बोला, तुम मछली तल रहे हो क्या? मगर मैं आज तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ कैप्टन। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस खुशी में मैं आज तुम्हें बिरयानी के साथ रसगुल्ले खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इंस्पेक्टर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, और ये तो बताओ कि आप दोस्त कब जाने वाली हैं? इंस्पेक्टर नाथन ने फजा में दोनों बाजू बुलंद किए और खुशी के मूड में बोला, थैंक गॉड। वो तो मुंह अंधेरे ही खाड़ी से निकलकर अपने सफर पर रवाना हो गई थी। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे सिगरेट पेश करने के बाद अपना सिगरेट भी सुलगाया और बोला, मैंने कमांडर शिवाजी को तुम्हारे खदशात और तशवीश से आगाह कर दिया था, लेकिन वो पौंडीचेरी जाने पर ही मुसर था। वहाँ से उसका इरादा कलकत्ते की जेटी की तरफ निकल जाने का है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कंधे उचकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये कमांडर की अपनी जिम्मेदारी होगी। वैसे उसे श्रीलंका के समंदर वाला बहरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और पौंडीचेरी पर भी हमारी इत्तला के मुताबिक सिनहाली तखरीबकारों का जोर है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत माता के दुश्मन तमिलनाडु में तमिललैंड के कयाम की खुफिया तहरीक चला रहे हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, लेकिन कमांडर शिवाजी मुझे जिद्दी आदमी मालूम होता है। वो अपने फैसले पर ही अड़ा रहा। खैर, हमें उसकी वेलफेयर की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे पौंडीचेरी में हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी ऐसी वैसी बात का खतरा नहीं है। मैंने फौरन कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे मेरा आइंदा प्रोग्राम पूछते हुए बताया कि उसने दिल्ली हेडक्वार्टर को आबदोस और यूरेनियम की खैरियत से निकल जाने की इत्तला कर दी है। मैंने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि मुझे आज ही दिल्ली से कोई पैगाम मिल जाएगा वापस आने का। हो सकता है कल या परसों मुझे यहाँ से कूच करना पड़े। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन मेहता भाई तुम बहुत ज्यादा हो गए। ये हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महकमे में तुम जैसे लायक और नौजवान अफसर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे खत लिखना न भूलना। फिर वो उठा और बोला, अभी तुम्हारा इस क्वार्टर में रहना ही मुनासिब है। वैसे अगर तुम चाहो तो कोट पतलून पहनकर कन्याकुमारी शहर की सैरो तफरी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेटी और लेबर ऑफिस की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे कन्याकुमारी के कस्बा नुमा शहर को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। वैसे अब झोंपड़ी में नहीं जाऊंगा। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर दर्द करने लगी है। इंस्पेक्टर नाथन ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, ये भी तुम्हारी सेवा थी भारत माता के लिए। मैंने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये कहकर मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर नाथन बाहर निकलते हुए बोला, मैं 1 बजे तुम्हारे लिए
खाना लेकर आऊंगा। वैसे अब तुम रात को क्वार्टर की बत्ती भी जला सकते हो, खतरा टल गया है। ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है। और वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया, मछली को फ्राई पैन से निकाल कर प्लास्टिक की थैली में डाला और दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर कमरे में बरामदे में खुलने वाली खिड़की के करीब आराम कुर्सी पर बैठ गया और हिसाब लगाने लगा कि आबदोज में मेरे लगाए हुए बम्बों के फटने में कितनी देर बाकी रह गई है। एक धड़का मुझे बराबर लगा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि कमांडर एक बार फिर आबदोज की चेकिंग शुरू कर दे। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये एटमी आबदोज तबाही से बच जाती, बल्कि मैं भी किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। अगरचे ऐसी सूरत हाल का पैदा होना करीने कयास नहीं था। एटमी आबदोज के भारतीय कमांडर शिवाजी को अब आबदोज की चेकिंग की जरूरत नहीं थी, जबकि उसे दिल्ली और मद्रास की हाई कमांड इंटेलिजेंस के 2 आला तरीन अफसर ऑल क्लियर का सर्टिफिकेट दे चुके थे। फिर भी शायद इंसानी कमजोरी के बायस मुझे इस इम्कान का डर लगा हुआ था और इस खौफ को उस लम्हे तक मेरे आसाब पर स्याह बादल की तरह रहना था जब तक आबदोज में धमाका नहीं हो जाता। पाकिस्तान में अपने बॉस को मुझे वायरलेस पैगाम देने की जरूरत नहीं थी, उन्हें इन दोनों हादसात का इल्म हो ही जाता। ताहम मैंने सोचा कि आज रात अगर बॉस को खबर कर ही दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हो सकता है मुझे आइंदा के लिए लाया अमल दिया जाए। 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन खाना लेकर आ गया। वो 2 बजे तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा। अब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से मेरे बारे में कोई इशू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं दरवाजों को अंदर से बंद करके सो गया। रात पूरी नींद न कर सका था। उस वक्त दोपहर को ऐसा बेसुध होकर सोया था कि जब आंख खुली तो शाम के साए नारियल के दरख्तों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए थे। मैंने उठकर गुस्ल किया और चाय बनाकर पीने लगा। देखते देखते रात हो गई। खाना रात के लिए भी पड़ा था। मुझे उस तरफ से इत्मीनान था। मैंने अब कमरे की बत्ती रोशन कर रखी थी। सोने वाले कमरे और किचन की बत्तियां नहीं जलाई थी। मैं बाहर वाले पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए आबदोज के धमाके के बारे में सोच रहा था। टाइम बम को कल दिन के 12 बजे फटना था। मेरे कानों में जैसे क्लॉक की टिक टिक गूंज रही थी और इसे कल दिन के 12 बजे तक गूंजते रहना था। फिर एक भयानक आवाज गूंजने वाली थी। मैं चौंक पड़ा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी थी। ये कौन होगा? शायद इंस्पेक्टर नाथन हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बरामदे में नाटे कद का काला कलोटा सिन्हाली अमरीकी एजेंट सिंघू खड़ा अपनी उल्लू जैसी जर्द आंखों से मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बोला, इधर से गुजर रहा था, बत्ती जलती देखी तो आ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसको अपने क्वार्टर के बरामदे में देखकर मेरा माथा ठनका। इस बदबख्त को तकरीबन यकीन हो चुका था कि मैं डबल एजेंट हूं और भारतीय CID के लिए भी काम करता हूं। झोंपड़ी की बजाय इस क्वार्टर में मेरी मौजूदगी और निस्बतन साफ सुथरे कपड़े इस बात की गमाजी भी कर रहे थे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, आ जाओ सिंघू। अंदर आकर उसने सांस खींचा और बोला, तुम बढ़िया सिगरेट पी रहे थे वेंकटा। वो बीड़ी सुलगाकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं भी अपने वतन लंका की खिदमत करता हूँ और यहाँ अपने अहम मिशन पर हूँ। तुम भी अपने वतन की सेवा करने यहाँ मिशन पर आए हो, लेकिन मैं न तो यहाँ आला क्वार्टर में रह सकता हूँ और न मुझे बढ़िया सिगरेट नसीब है, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। क्या बात है दोस्त? वो गहरी नजरों से झुक कर मेरी तरफ देख रहा था। तुम असल बात मुझे क्यों नहीं बता देते? मुझे तो वैसे भी पता चल गया है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। मैंने तुर्श रवि से कदरे ऊंची आवाज में कहा, खामोश सिंघू। वो एकदम से चुप हो गया। मुझे फौरन ही नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। ये शख्स मुझे सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे बड़ी हिकमत अमली के साथ उससे निमटना था। मैंने फौरन ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, माफ करना सिंघू, मैं जज्बाती हो गया था। अच्छा, अगर तुम्हें ये शक है तो फिर मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज बात को यहीं खत्म करके भूल जाओ। मक्कार सिंघू ने मुंह ऊपर उठाकर एक अजीब सा कहकहा लगाया। उस वक्त वो मुझे कोई खतरनाक जानवर लगा। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर दबाया और आंख मारकर कहा, मैं तुम्हारे लिए भी काम करने को तैयार हूँ। तुम मेरे पेशावर भाई हो। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें भी जो कहो देने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें एक बड़ा कीमती सिगार पिलाता हूँ, पियोगे तो खुश हो जाओगे। तुम किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लो। सिंघू बड़े मानी खेज और तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और किचन में चला गया। मैं बरामदे से निकलकर तेजी से झोंपड़ी में गया। बोरिया उठाकर नीचे से जहरीला सिगार उठाकर जेब में डाला और वापस अपने क्वार्टर में आ गया। चंद कदमों के फासले पर ही तो मेरी झोंपड़ी थी। क्वार्टर में आया तो सिन्हाली एजेंट सिंघू अपने लिए चाय बनाने के बाद बिरयानी प्याले में डालकर खा रहा था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सिंघू दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बड़ा हक है। भला मैं तुम्हें कैसे अंधेरे में रख सकता हूँ? सिंघू मेरी तरफ देखते हुए खाना खाते खाते रुक गया। तेज लहजे में बोला, मगर तुमने आज तक मुझे बेखबर रखा। तुम इंडिया के लिए भी पाकिस्तान की जासूसी करते हो और पाकिस्तान को इंडिया की इंफॉर्मेशन देते हो। तुम्हें मुझे हर माह इंडिया से मिलने वाली रकम में से 2000 रुपए अदा करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सिन्हाली एजेंट खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। जहरीला सिगार मेरे हाथ में था और मैं उसे अपनी उंगलियों में
आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मैंने कहा, सिंघू भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं तुमसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ। वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था। मैं जहरीले सिगार को अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मेरी आंखें बरामदे में अपने सामने बैठे खतरनाक तरीन सिन्हाली एजेंट सिंघू पर जमी हुई थी, जो अब खाना खत्म कर चुका था। थोड़ी देर पहले उसने ये इंकशाफ करके मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी थी कि वो जानता है कि मैं डबल एजेंट हूँ और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। इस चौंका देने वाले इंकशाफ ने मेरे कौमी मिशन को बुनियादों तक हिला कर रख दिया था। ये मिशन मुझे बतौर कमांडो इसलिए कबूल करना पड़ा था कि हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब ही नहीं देख रहा था, बल्कि अमली तौर पर तखरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ था। उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से दिफाई मुआहिदा कर लिया था और एटमी धमाका भी कर चुका था। ये तमाम शवाहिद दुश्मन हमसाया मुल्क के नापाक अज़ाइम की निशानदही करते थे। चुनाचे कौमी बका और मुल्की इस्तेहकाम का तकाजा था कि मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दुश्मन की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी खुफिया सरगर्मियों पर निगाह रखूं और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो अपने मिशन से हरगिज मुंह न फेरूं। चुनाचे ये हकीकत है कि मैं जान हथेली पर रखकर इस मिशन पर निकला था और उस वक्त दुश्मन के पेट में बैठा उसकी पाकिस्तान दुश्मन खुफिया कार्रवाइयों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन ने इतने साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया और वो उसको खत्म करने के दर पे है। अगरचे उसे हर बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, मगर वो तखरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में लगा हुआ है। कभी अपने जंगी साजो सामान की तादाद से, कभी सूबाई मुनाफरत से वो हमारी सफ़ों में इंतशार फैलाने से बाज नहीं आता। जरूरत इस अमर की है कि दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को पहचाना जाए और उससे होशियार रहा जाए। यही वो मिशन है जिसको लेकर मैं दुश्मन की खुफिया कमीनगाहों में उनके दरमियान जान हथेली पर लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।